आपको बोर्ड पर पिक्चर दिख रही है, क्या ये पिक्चर हमारे पार्लियामेंट की? दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है आपकी फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अर्बन और विलेजेस में होती है, अर्बन में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है, और बेटा पंचायत होती है गांव में। लेकिन इस पार्लियामेंट के मेंबर कौन कौन होते हैं, सबसे पहले ये सवाल आता है। और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। आओ अब एक एक करके बेटा डिटेल में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। बेटा कोई भी पर्सन दोनों ही हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता, या तो उसे लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा या फिर उसे राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ तो आप भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर की, जिसका नाम है द यूनियन लेजिस्लेचर। हाँ, आज आपको आपके पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है भाई, जहां आपकी कंट्री के सारे लॉज बनते हैं, है ना, जहां से सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। आज हमें उस प्लेस के बारे में पढ़ना है, तो है ना चैप्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग। देखो, लेक्चर को ज्यादा बड़ा ना रखते हुए बहुत ही क्रिस्प वे में पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। वन शॉट ये लेक्चर रहने वाला है, यानी कि सिर्फ एक ही वीडियो में आप ये समझ लोगे कि आपका द यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि आपका पार्लियामेंट कैसे काम करता है, और पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, क्या लोकसभा इसका पार्ट है या राज्यसभा इसका पार्ट है, क्या इन दोनों के अलावा भी कोई इसका पार्ट है। तो इन सारी चीजों को आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। द यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर में आज मैं आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि बेटा एक वन शॉट में हम पूरे के पूरे लेक्चर को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ताकि भैया आपको कोई डाउट ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको किसी भी तरीके की कैसी भी तकलीफ ना हो, क्योंकि एग्जाम में भी तो आएगा ये चैप्टर और है भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं यूनियन लेजिस्लेचर की बात करूं तो आपको बोर्ड पर पिक्चर दिख रही है, क्या ये पिक्चर हमारे पार्लियामेंट की? यस, यूनियन लेजिस्लेचर इज इक्वल टू पार्लियामेंट, राइट, क्योंकि पार्लियामेंट में ही बेटा सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं, कब कौन सी लॉ बननी है, कैसे, क्या कोई चेंज होना चाहिए किसी लॉ में, क्या हमें अमेंडमेंट करना चाहिए, क्या किसी लॉ को रिमूव करना चाहिए या किसी लॉ को अपडेट करना चाहिए। ये सारे के सारे डिसीजन हम अपनी पार्लियामेंट में रहते हैं। हालांकि ये हमारे ओल्ड पार्लियामेंट की फोटो है, हमारा एक न्यू पार्लियामेंट बन चुका है जो लोटस थीम पे बना है। होप सो आपने उसे देखा होगा। बात करते हैं हम सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट की। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट का बेटा फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब एक होता है सेंट्रल। आओ मैं आपको दिखाती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। बेटा दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओके मैम, दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है आपकी फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट। इंडिया का बेटा फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में पढ़ाने से पहले मैं आपको दोनों में बेसिक कुछ डिफरेंस बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। जहां बेटा फेडरल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो कंट्री फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करती है, वहां पर बेटा एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 और 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया में है, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी है। तो जो लोग यानी कि जो कंट्रीज बेटा फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करती है, उस कंट्री में बेटा एटलीस्ट 2 और 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पावर होती है, यानी कि इस कंट्री की जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, वो बेटा शेयर होती है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। ऐसे ही बेटा जो ऐसी कंट्रीज होती है जहां पर फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा रिजिड भी होता है, कॉडिफाइड भी होता है, यानी कि कुछ लॉ को चेंज करना इजी होता है तो कुछ लॉ को चेंज करना हार्ड भी होता है, राइट। और बेटा 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज होती है, यानी कि सेंट्रल के लिए लॉ बिल्कुल अलग है और स्टेट के लिए भी लॉ अलग होगी।
कुछ कुछ सेम भी हो सकती है, बट बहुत सारी चीजें अलग भी होगी। तो ये होता है आपका फेडरल गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। वहीं अगर मैं यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा इसमें सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि एक ही तरीके की सरकार होती है, और वो होती है पूरे देश के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पावर होती है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। आया समझ में? यानी कि वो पूरी की पूरी पावर सिर्फ किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। वो जो चाहे कंट्री में कुछ भी कर सकती है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा और अनकॉडिफाइड होगा, मतलब कि जो भाई चाहे, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो लॉ वो इंप्लीमेंट कर सकती है, बना सकती है, उसे लागू कर सकती है, उसे हटा सकती है, उसे अपडेट कर सकती है, उसे रिमूव कर सकती है। तो यानी कि यहाँ पर सारी की सारी पावर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास होती है, और यहाँ पर पूरी कंट्री के लिए बेटा एक ही टाइप की लॉ होती है। तो आई होप आपको फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट पे बेटा एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे क्या बताओगे कि फेडरल गवर्नमेंट कौन सी कंट्रीज ने क्या किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, और यूनिटरी गवर्नमेंट किस किस ने फॉलो किया हुआ है। अब जब मैंने आपको यूनिटरी और फेडरल में डिफरेंस बताया तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ गया होगा कि भाई जो हमारी इंडिया है ना, हमारे इंडिया में बेटा फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर जहां पर बेटा एटलीस्ट 2 और 3 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे इंडिया में बेटा सेंट्रल लेवल की भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल की भी गवर्नमेंट है। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे नेशनल लेवल के लिए होती है, यानी कि पूरे देश के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हमारी स्टेट लेवल के लिए होती है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अर्बन और विलेजेस में होती है। अर्बन में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है, और बेटा पंचायत होती है गांव में। तो आई होप आपको ये तो समझ आया कि इंडिया में बेटा फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और हमारी लोकल लेवल की भी गवर्नमेंट है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, हाथों का काम अलग है, पैरों का अलग है ना, सारे बॉडी के ऑर्गन्स का काम अलग अलग होता है, और भाई हर एक ऑर्गन हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ऐसे ही बेटा हमारी इंडियन गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स हैं, और तीनों के तीनों ही जो ऑर्गन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी बेटा लेजिस्लेचर की। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी बेटा लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर जिसका काम है टू मेक लॉज, यानी कि जो लेजिस्लेचर है आपकी ऑर्गन, मतलब आपकी गवर्नमेंट का जो पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, या जैसे हम लेजिस्लेटिव भी कहते हैं बेटा, उसका सबसे पहला काम क्या है? लॉ को बनाना, टू मेक लॉ। ये लॉ बनाता है, या लॉ में कोई अमेंडमेंट करना है, यानी कि कोई बदलाव करना है, कुछ अपडेट करना है, या किसी एग्जिस्टिंग लॉ को रिमूव करना है। तो ये सारे काम बेटा लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं। लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट, क्योंकि ये सारे कानून बनना, इन कानूनों में कोई चेंज होना, या इन लॉ का अपडेट होना या रिमूव होना, ये सब कुछ पार्लियामेंट में होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लेजिस्लेचर इज इक्वल टू पार्लियामेंट। वहीं अगर मैं बात करूं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, तो वो है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू एग्जीक्यूट द लॉ और टू इम्प्लीमेंट द लॉ, यानी कि बहुत सिंपल सा काम है। जो लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूट उसे बेटा लागू करता है, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो ये काम होता है हमारा एग्जीक्यूटिव का। और अगर मैं थर्ड वन की बात करूं जुडिशरी, तो जुडिशरी में आते हैं बेटा ऑल द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, यानी कि जितने भी कोर्ट्स हैं वो जुडिशरी के अंदर आते हैं। और जुडिशरी का काम है इन दोनों के बीच बैलेंस बना के रखना, उसके साथ साथ बेटा सब पे नजर रखना, चेक एंड बैलेंसेस को फॉलो करना, जो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे उन्हें पनिश भी करना। और सबसे मेन बात, जुडिशरी में ऑल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स आता है, तो इसमें बेटा सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं, इसमें जजेस भी आते हैं, और इसमें हाई कोर्ट भी आते हैं। तो आई होप आपको इंडियन गवर्नमेंट के बेटा तीनों ही ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि भाई हमारे 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं। तो ये होते हैं 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज, जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉ, जो लॉ को लागू करता है, और जुडिशरी जो भैया इन पे नजर रखता है, और बाकी इसके अंदर सारे के सारे कोर्ट्स आते हैं। तो आई होप आपको तीनों कोर्ट मतलब तीनों ऑर्गन समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे यूनियन लेजिस्लेचर की तरफ।
यूनियन लेजिस्लेचर इज इक्वल टू पार्लियामेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, क्योंकि ये सारे का सारा काम बेटा पार्लियामेंट में होता है। लेकिन इस पार्लियामेंट के मेंबर कौन कौन होते हैं? सबसे पहले ये सवाल आता है, ये पार्लियामेंट बनता किस किस से है? तो बेटा पार्लियामेंट का पार्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट। नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भाई जो प्रेसिडेंट है वो हेड है, बट ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, ये बस उसका पार्ट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये पार्लियामेंट बना किससे है, तो इसमें दो मेन हाउसेज होते हैं बेटा, फर्स्ट इज लोकसभा और सेकंड इज राज्यसभा। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा को हम लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि लोकसभा में बेटा जो मेंबर आते हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। यस, जिन्हें हम चूज करते हैं वही सारे एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि वो लोकसभा का पार्ट होते हैं। सेकेंड हाउस होता है बेटा राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, और इसे बेटा हाउसेज ऑफ काउंसिल और स्टेट भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब डिटेल में इस लेक्चर को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बात भी बता दी है कि इंडिया में बेटा दो लेवल की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी, लोकल गवर्नमेंट भी है, राइट। तो इंडिया में बेटा फेडरल स्ट्रक्चर है। इंडिया में बेटा हमने उसके तीन ऑर्गन्स की बात करी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों का क्या काम है मैं आपको बता चुकी हूँ। लेजिस्लेचर का काम है बेटा लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसे इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी में सारे सिस्टम ऑफ कोर्ट्स आते हैं और उसका काम है चेक एंड बैलेंसेस रखना, इसके साथ साथ उन लोगों को पनिश करना जो भैया काम नहीं करते। हमने बेटा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं उन्हें डिस्कस किया। उसके बाद मतलब जो भी मैंने आपको भी फ्लो चार्ट में बताया ये उसका एक डिटेल वर्जन है जिसे आप एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूनियन लेजिस्लेचर को ही हम पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें दो हाउसेज आते हैं और सबसे मेन बात यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि जो भी ये काम करता है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होता है, ठीक है। अब इस पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे बेटा हम क्या कहते हैं बताओ भाई, लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें इनके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, आओ शुरू करते हैं। सबसे मेन बात जो ये थ्री ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सबसे मेन बात जो ये थ्री ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी, बेटा इन तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिंपल सा एक मतलब है कि इन तीनों के पास इन तीनों की पावर है, ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेचर का बहुत सिंपल है, उसके पास पावर है, पावर टू मेक एंड चेंज लॉ, लॉ को बनाना और लॉ में कोई भी चेंज करना, ये पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है। वहीं अगर मैं बेटा एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, पावर टू पुट लॉज इनटू एक्शन। लॉज लेजिस्लेचर ने बना तो दी है ना, बना तो दी है कोई भी लॉ, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम है आपका एग्जीक्यूटिव का। अगर एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगी तो एक लॉ बनेगी कैसे? इसके बाद बेटा जुडिशरी आता है, इसके पास पावर है उन्हीं लॉ पर बेटा जजमेंट करने की, ये उन लॉ पे जजमेंट पास कर सकती है। इन तीनों के पास अपनी एक पावर है, फिर भी बेटा ये तीनों ही एक दूसरे पर नजर रखते हैं। अब जुडिशरी ये साफ देखता है कि लेजिस्लेचर ने कोई ऐसी लॉ तो नहीं बना दी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के एजेंडे से बाहर हो, ठीक है, या वो ये भी देखती है कि कोई ऐसी लॉ तो नहीं है जो एग्जीक्यूटिव ने बिना कुछ सोचे समझे एग्जीक्यूट कर दी, क्या ये दोनों अच्छे तरीके से काम कर भी रहे हैं। तो ये तीनों ही आपस में इस तरीके से नजर रखते हैं। जब एग्जीक्यूटिव को लगता है कि ये लॉ लेजिस्लेचर ने बहुत बेतुकी बनाई है या इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो वो इस चीज के लिए लेजिस्लेचर को भी आवाज लगाती है, वो साफ उसको बोलती है कि भैया ये तो आपने गलत करा है, ये तो लॉ बन ही नहीं सकती। और अगर ये दोनों मिलके किसी लॉ को पास कर देते हैं और जुडिशरी ये देखता है कि भैया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे से बाहर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो वो भी इन दोनों को इस चीज के ऊपर क्या कर सकता है भाई? बोल सकता है, राइट। तो इस तरीके से इन तीनों के पास अपनी अपनी पावर है, इनके बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर बेटा नजर रखते हैं, चेक एंड बैलेंसेस को बनाए रखते हैं। अब हम मेनली बात करते हैं बेटा लिस्ट की। भाई देखो, एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अगर मैं बात करूं यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में बेटा
जब हमारे पास फेडरल सिस्टम है, यानी कि जब हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जहां पर हमारे पास स्टेट लेवल भी है, सेंट्रल लेवल भी है, लोकल लेवल भी है, तो भाई कौन किस टॉपिक पर बात करेगा या कौन किस टॉपिक पर काम करेगा, ये तो लिखा होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास बेटा 3 ऐसी लिस्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जहां पर ये साफ लिखा होता है कि ये काम यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये काम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट करेगी, और कॉन्करेंट का मतलब होता है जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो आओ तीनों लिस्ट के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। साफ ये चीज बोली गई है यहाँ पर कि भाई डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि IR, पोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, कम्युनिकेशन, इन सब से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो उस पे वर्क सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हाईवे, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके साथ साथ बेटा डिफेंस, पोर्ट्स, रेलवे, इन सब पे काम करने का राइट या फिर ये सारे जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ किसके अंडर में आते हैं, वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि इन सारे सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। इसके अलावा बेटा पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सारे टॉपिक जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, यानी कि इन सभी कामों, इन सारी चीज़ों पर काम करने का जो राइट है वो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास। इन सारे सब्जेक्ट्स पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। देन आती है बेटा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में बेटा जस्टिस, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन और फॉरेस्ट वगैरह आते हैं, यानी कि इसमें आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में साफ है कि इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों ही तरीके की गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, काम कर सकती है। तो ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, वर्क कर सकती है। तो इस तरीके से इनके कामों को भी यहाँ पर बेटा बांटा गया है, जो आपको साफ दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो कि मैंने करी भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिखो या फिर आप इसको लिख सकते हो, द यूनियन लेजिस्लेचर, है ना, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें आते हैं बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखो कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी भी बेटा डिसॉल्व नहीं हो सकती, यानी कि खत्म नहीं होगी, इसे हम लोग खत्म नहीं कर सकते। आओ अब एक एक करके बेटा डिटेल में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि जो ये पार्लियामेंट टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बट अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग और आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको बहुत थोड़ा सा ही पार्ट इसमें पढ़ना है। जब आप आगे 9th and 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। आओ अब हम जानते हैं सबसे पहले अपनी लोकसभा के बारे में। लोकसभा, हाँ, इसी तरीके से सारे डिस्कशंस होते हैं, आप देख सकते हो। लोकसभा की अगर मैं बात करूं, इसे हाउस ऑफ द पीपल, और लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है। यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो भाई 552 मेंबर इसमें पहले होते थे। आओ जरा इस पॉइंट को मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ, क्योंकि कुछ चेंजेस हो गए हैं। आओ क्या चेंजेस हुए हैं अपन देखते हैं, ध्यान से देखो। लोकसभा पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है, इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, ओके मैम, और इसे बेटा हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। मैम इसे हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन एमपी को हम चुनते हैं वो सारे इसी के मेंबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, वो लोग जिन्हें जनता ने खुद वोट देकर चूज किया है, वो सभी लोग इस पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी कहते हैं। चलो अब देखते हैं मेंबर की बात, क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी है मेंबर्स की। पहले ये कहा जाता था कि भाई क्या मैम, क्या कहा जाता था कि टोटल मेंबर लोकसभा में 552 होते थे। ठीक है, क्या बोला जाता था पहले कि पार्लियामेंट की लोकसभा में पहले कितने मेंबर होते थे बेटा? 552 मेंबर्स होते थे। लेकिन जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, उस जिसमें से 530 मेंबर कौन होते थे, जिन्हें हम इलेक्ट करते थे स्टेट से,
ठीक है, इसमें से बेटा 530 मेंबर वो होते थे इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, जो जिन्हें हम स्टेट से इलेक्ट करते थे, इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, और इसमें बेटा 20 मेंबर वो होते थे जो कि कहां से आते थे, 20 मेंबर कौन होते थे इसमें, 20 मेंबर्स वो होते थे जो यूनियन टेरिटरी से आते थे, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी से आते थे, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है 20 मेंबर कौन से होते थे बेटा, जो यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटी से आते थे। अब इसमें 2 मेंबर ऐसे होते थे जो बेटा एंग्लो इंडियन होते थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे और जिन्हें प्रेसिडेंट चूज करते थे, ठीक है। इसमें 2 मेंबर कौन से होते थे, इसमें 2 मेंबर और कौन से होते थे, 2 मेंबर बेटा कौन से होते थे, जिन्हें प्रेसिडेंट लाते थे। प्रेसिडेंट कहां से लाते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। तो पहले इस तरीके का चलता था, बट अगर मैं तुमसे प्रेजेंट टाइम की बात करूं, आज की बात करूं, तो आज पार्लियामेंट में 550 मेंबर हैं। मैम ऐसा क्यों मैम, क्योंकि बेटा अब ये 2 मेंबर वाला जो प्रेसिडेंट एंग्लो कम्युनिटी से चूज करते थे वो प्रोविजन हट चुका है, यानी कि 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, 2019 में बेटा एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये प्रोविजन लाया गया कि जो ये 2 मेंबर एंग्लो कम्युनिटी से चूज किए जाते हैं अब चूज नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंटली लोकसभा के मेंबर 550 होते हैं, लोकसभा के मेंबर 550 होते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 मेंबर की हो सकती थी, वो इसीलिए लिखी गई है क्योंकि पहले 552 मेंबर की होती थी, जिसमें 530 आपके स्टेट से चूज करके आते थे, 20 मेंबर वो होते थे जो यूनियन टेरिटरी से आते थे, और 2% वो होते थे बेटा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे और जिन्हें प्रेसिडेंट चूज करते थे। लेकिन 2019 में इस चीज को बदल दिया गया, ये चीज चेंज हो गई और बहुत ही ज्यादा सिंपली तरीके से 2019 में जब ये अमेंडमेंट लाया गया तो ये चीज हट गई, रिमूव हो गई, और अब प्रेजेंटली 550 मेंबर्स हैं। तो याद रखना, अगर प्रेजेंटली एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बिना सोचे समझे आंख बंद करके 550 लिख देने हैं। आओ मेंबर के बाद हम बात करते हैं कि लोकसभा का भैया टर्म कितने ईयर का होता है, कितने, 1 साल के लिए होती है, 2 साल के लिए होती है, नहीं भाई, सिंपल सी बात है, जो लोकसभा है वो आपकी 5 ईयर के लिए होती है। ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि हम ही चूज करते हैं इनके मेंबर को, और जो इलेक्शन होते हैं वो 5 सालों के लिए होते हैं। लेकिन हाँ, लोकसभा को बेटा डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी कि इसे खत्म पहले ही किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा को 5 साल से पहले भी बेटा डिसॉल्व किया जा सकता है, और इन्हें डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। यस, 5 साल के लिए लोकसभा चूज की जाती है भाई, है ना, ऑब्वियसली हम ही चूज करते हैं ना प्राइम मिनिस्टर और बाकी मेंबर को। कितने सालों के लिए चूज होते हैं, 5 ईयर के लिए होते हैं, लेकिन 5 ईयर से पहले भी इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसके कहने पे करता है, फ्रॉम दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करता है। कब करा जा सकता है भाई, कब किस किस सिचुएशन में किया जा सकता है इसको खत्म, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हाँ, लेकिन जब ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जब कभी कंट्री में बेटा इमरजेंसी लगाई जाए तो इसके टर्म को 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। मान लो आज भाई कोई इमरजेंसी लगा दी जाए हमारी, कहाँ पर, इंडिया पर, हमारी कंट्री पर अगर कोई इमरजेंसी लग जाती है तो इसका मतलब साफ है कि आप उस इमरजेंसी पीरियड में 1 साल के लिए इसके टर्म को बढ़ा भी सकते हो, यानी कि 5 ईयर से 6 ईयर भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, टर्म के बाद इलेक्शन किस तरीके से होता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है कि जो इनका इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली इंडियन वोटर्स करते हैं। इंडियन वोटर्स यानी कि इंडियन सिटीजन्स
जिनकी एज बेटा कितनी है 18 और 18 प्लस है, ठीक है, यानी कि 18 ईयर्स की एज है, इनके पास बेटा क्या होता है, राइट टू वोट होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो लोकसभा में मेंबर आते हैं, जो इस पार्लियामेंट में लोकसभा में जितने भी मेंबर आते हैं उन्हें हम लोग ही इलेक्ट करते हैं, हम लोग चूज करते हैं। हर 5 साल के बाद बेटा क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और इंडियन सिटीजन्स जिनकी एज 18 और 18 प्लस है वो जाकर वोट देते हैं, और वोटिंग से जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है, और वो किसका पार्ट बनता है बेटा, लोकसभा का पार्ट बनता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई लोकसभा में मेंबर कहाँ से आते हैं, तो भाई इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और इलेक्शन में इलेक्ट कौन करता है भाई, हम लोग करते हैं, यानी कि इंडियन सिटीजन्स करते हैं जिनकी एज 18 या फिर 18 प्लस है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन। भाई बहुत सिंपल सी बात है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई। सबसे पहले भाई अगर लोकसभा का पार्ट बनना है तो एटलीस्ट आपको इंडिया का नागरिक तो होना चाहिए, यस, तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भाई इंडिया का ही नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम उनकी एज 25 साल की होनी चाहिए। मेंटली वो ठीक होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि पागल है कुछ, नहीं, मेंटली वो ठीक होना चाहिए। किसी भी तरीके का उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्रिमिनल ना कहते हों लोग उसे। इसके अलावा मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और इसके अलावा नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बेटा कोई भी पर्सन दोनों ही हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता, या तो उसे लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा या फिर उसे राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा, वो दोनों सेम टाइम पर वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता। आप इसमें बस 3-4 चीजें याद रखो। क्वालिफिकेशन में पूछा जाए तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, 25 एज होनी चाहिए, मेंटली ठीक होना चाहिए, और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके 3-4 क्वालिफिकेशन भी याद रखोगे तो इट विल बी फाइन, आपके लिए वो चीज ठीक रहेगी। इसके अलावा अब भाई पावर क्या होती है इनके पास, भैया लोकसभा है, लोकसभा के पास पावर क्या है, क्या पावर है इन लोगों के पास, सिंपल सी बात है। Soon after the newly elect Lok Sabha meets for the first time, it member elected from among themselves a speaker and a deputy speaker. Speaker is the presiding officer of Lok Sabha. याद रखो, जब ये लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं, यानी कि जब हम इन्हें चूज कर लेते हैं, ये लोकसभा में आते हैं, और जब ये पहली बार मिलते हैं तो उसी टाइम ये अपने पार्लियामेंट के लिए क्या करते हैं बेटा, एक स्पीकर को चूज कर लेते हैं। जितने वो लोग होते हैं उनमें से ही वो किसी एक को क्या कर देते हैं बेटा, स्पीकर बना देते हैं, और स्पीकर के साथ एक मेंबर को डिप्यूटी स्पीकर बनाते हैं, जो तब काम संभालता है जब स्पीकर किसी भी तरीके से अब्सेंस होता है पार्लियामेंट में, तो उसका काम डिप्यूटी स्पीकर संभालता है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्पीकर है क्या, तो स्पीकर बेटा लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर रही हूँ क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब ये करता क्या है, ये लोकसभा के बेटा सारे के सारे सेशन को अरेंज करता है। जब कोई भी सेशन चल रहा होता है तो वहां पर बेटा ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, शांति बनाए रखता है, बीच बीच में उन्हें चुप भी कराता है, सारी बातों को आर्ग्यूमेंट होने से, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने से, लड़ाई वगैरह होने से ये रोकता है। इसके अलावा ये डिसिप्लिन को बनाए रखता है, सिटीजन्स के राइट्स को, सिंपल सी बात है, मेंबर के पास जितने भी राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। और अगर कभी कोई इश्यू हो जाता है तो यही पार्लियामेंट में क्या करवाता है बेटा, वोटिंग को भी कंडक्ट करवाता है। तो स्पीकर जो कि क्या है, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसका काम क्या क्या है कि लोकसभा के सेशन को अरेंज करवाना, लोकसभा के सेशन में बेटा पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर कोई इशू हो जाता है तो वोटिंग कंडक्ट करवाना, ताकि उस इशू का क्या मिल सके भाई, ऑब्वियसली कंक्लूजन मिल सके, उस इशू को रिसॉल्व किया जा सके, मेंबर के राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो डिसिप्लिन को बनाए रखना पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सारा काम किसका है, ये सारा का सारा काम आपका स्पीकर का है। ये सारा काम कौन करता है बेटा, स्पीकर करता है। इसके अलावा ही रिकॉग्नाइजेस मेंबर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड अलाउज दैम टू द स्पीक। भाई ऑब्वियसली वही उनको अलाउ करता है कि भाई अब आप बोल सकते हो, अब आपकी टर्न है। ही कैन ऑल्सो आस्क अ मेंबर टू यील्ड द फ्लोर टू अनदर मेंबर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, द डिप्यूटी स्पीकर परफॉर्म हिज फंक्शन। ऑब्वियसली बात है, वो मैंने आपको बता दी कि भाई जब स्पीकर किसी भी रीज़न से एब्सेंस होता है, मान लो भाई उसकी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आया, या उसकी डेथ हो गई, वो कुछ अब नहीं आ रहा, जब तक कोई न्यू स्पीकर नहीं बन जाता तब तक जो डिप्यूटी स्पीकर होता है बेटा वो
स्पीकर की अब्सेंस में सारा का सारा काम संभालता है, सारी की सारी चीज़ों को ठीक करता है, अरेंज करवाता है। तो जो भी उसके काम होते हैं वो सब कुछ उस टाइम तक डिप्यूटी स्पीकर संभालता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीकर क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा राज्यसभा की। राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। याद रखना बेटा, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में आपको अगर सिंपल सी बात बताऊं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है बेटा 250 मेंबर की, यानी कि इसमें 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से जो 238 मेंबर होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। और बेटा जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। नहीं आया समझ? अब बताती हूँ। राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है, डन है, ओके मैम। इसके मेंबर की बात करें, कितने मेंबर होते हैं इसमें, तो बेटा इसमें 250 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से बेटा 238 इलेक्ट होके आते हैं। कहां से? स्टेट से और बेटा यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। और जो 12 मेंबर होते हैं, जो 12 मेंबर होते हैं, इन 12 मेंबर को बेटा नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, 12 मेंबर को बेटा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। इन 12 मेंबर को कौन चूज करता है बेटा? आपका प्रेसिडेंट चूज करता है, ठीक है। और ये 12 मेंबर आते कहाँ से हैं बेटा? अलग अलग फील्ड से आते हैं, ठीक है। ये जो 12 मेंबर आते हैं ये अलग अलग फील्ड से आते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि कोई आर्ट से आ गया, ठीक है, कोई साइंस के बैकग्राउंड से आ गया, कोई लिटरेचर, ठीक है, कोई बॉलीवुड से आ गया, कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड से इन 12 मेंबर को बेटा कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो ये किसका राइट है? प्रेसिडेंट का राइट है। याद रखना राज्यसभा, सॉरी, याद रखना जो ये राज्यसभा होती है बेटा ये एक परमानेंट बॉडी होती है, ठीक है। राज्यसभा बेटा एक परमानेंट बॉडी होती है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, ये कभी भी बेटा डिसॉल्व नहीं होगी, याद रखना। जैसे कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है ना, प्रेसिडेंट कर देता है ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो ये राज्यसभा है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, ये परमानेंट बॉडी होती है, ये अपने टर्म तक ही रहती है, ठीक है। आओ अब आगे पढ़ते हैं। इलेक्शन, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए वगैरह होते हैं, जिन एमएलए वगैरह को हम चूज करते हैं, जो एमएलए वगैरह हैं, है ना, वो एमएलए वगैरह इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। एमएलए वगैरह आपकी राज्यसभा का पार्ट होते हैं। डन है मैम। इसके बाद बेटा मैंने आपको बता दिया परमानेंट बॉडी है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, परमानेंट बॉडी है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, नेवर डिसॉल्व। कब तक का टर्म होता है बेटा? 6 साल का इसका काम होता है भैया, 6 साल के लिए ये चूज की जाती है। लेकिन याद रखो 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, बाद में भी री इलेक्टेड, उनका री इलेक्शन हो सकता है, लेकिन याद रखो उस मेंबर वाले पार्ट पर ही बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है, कि एवरी 2 ईयर, हर 2 साल बाद क्या होता है, राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो होते हैं बेटा, 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, और फिर नए मेंबर आते हैं, ठीक है, फिर न्यू मेंबर आते हैं, उन्हें रिटायर कर दिया जाता है पुरानों को, और फिर न्यू मेंबर आते हैं। तो होपिंग ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे क्वालिफिकेशन, सेम क्वालिफिकेशन है बेटा, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एज में डिफरेंस आ गया, लोकसभा में कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए,
यहाँ पर बेटा कम से कम 30 साल एज होनी चाहिए। वही सेम बात कि भाई कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये पॉइंट भी आपके माइंड में होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट हो इंडिया का वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होना चाहिए राज्यसभा का। अब सैलरी एंड अलाउंसेस, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो भैया मेंबर हैं इनकी सैलरी क्या होती है, इनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनकी बात करते हैं। बेटा ये सैलरी और क्या क्या इन्हें प्रिविलेज मिलेगी, ये सब कुछ बेटा कौन डिसाइड करता है, भाई पार्लियामेंट खुद करता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट खुद करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं, लेकिन इनमें जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं बेटा, इन्हें क्या मिलता है, डेली अलाउंसेस मिलता है। जब भी हाउस में कोई सेशन होता है तब इन्हें डेली का अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, जो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया उसका फ्लो चार्ट है, आप यहाँ से पढ़ के एग्जाम में इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये राज्यसभा का है और ये लोकसभा का है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पावर एंड द फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शंस है, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आओ करते हैं। सबसे पहले लॉ मेकिंग। भाई जो ये लॉ मेकिंग की पावर है, इतनी बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री की। बहुत सिंपल सी बात है ना, सारी की सारी न्यू लॉ कहाँ बनती है, यहीं बनती है। सारे के सारे कोई चेंजेस होनी है, किसी ओल्ड लॉ को रिमूव करना है, किसी ओल्ड लॉ को अपडेट करना है, कोई अमेंडमेंट करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ कौन करता है, सब कुछ कौन करता है, पार्लियामेंट के अंदर होता है सब कुछ। तो पहली पावर है लॉ मेकिंग की। पूरी कंट्री के लिए जो लॉ बनती है वो कहाँ बनती है बेटा, पार्लियामेंट में बनती है। तो पहली क्या है, पहली जो पावर है वो लॉ मेकिंग की है। इसके अलावा बताया गया है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर लिस्ट के अकॉर्डिंग काम होता है, आपको पता ही है। यूनियन लिस्ट जो है उसमें बेटा 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि मैंने आपको 6-7 बताए थे ना, कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हाईवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। उसी की तरह बेटा और 97 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। 47 सब्जेक्ट्स है बेटा जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ऐसी बेटा स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सभी पे काम कहाँ होता है बेटा, इन सभी पे काम होता है लोकसभा, इन सभी पे काम होता है पार्लियामेंट के अंदर, राइट। तो सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री की। तो पहली पावर हो गई लॉ मेकिंग, क्योंकि पूरी कंट्री के लिए लॉ कहाँ बनती है, आपके पार्लियामेंट में बनती है। दूसरी पावर है, हाँ ये चीज भी हो गया कि भाई सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है। दूसरी बात, कभी भी कोई लॉ बनना होता है तो बिल को दोनों हाउसेस से पार्ट होना होता है। सिंपल सी बात है, कोई बिल लाया गया है, कोई बिल लाया गया है, मान लो एक बिल आया है कि भाई गर्ल्स एजुकेशन को फ्री कर दो, तो ये बिल पहले जाएगा बेटा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा ने मान लो इसे पास कर दिया कि ठीक है हाँ भाई पास है, ये बनाओ। उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, ये राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा ने भी बोला ठीक है भाई पास कर दिया। फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को भी लगा कि हाँ भाई ठीक है ये बिल तो बिल्कुल सही है, तो उसने भी क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिए। तब जाके बेटा ये बिल एक लॉ बनेगा, तब जाके ये बिल एक लॉ बनेगा। तो आप ये देखो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से वो जो बिल है वो पास होगा, और जब प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर देगा, उस पर साइन कर देगा, तब वो एक बिल जाकर एक कंप्लीट लॉ बनता है। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि मान लो बिल आया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया। ठीक है, या राज्यसभा ने और लोकसभा दोनों ने कर दिया, पर प्रेसिडेंट को समझ नहीं आया तो प्रेसिडेंट उसे अप्रूव ही नहीं करेगा, फिर वापस से वो बिल जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, फिर आएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है। लेकिन एक बिल को बेटा तभी पास किया जाता है जब दोनों हाउसेस भी अप्रूव कर दे और उसके बाद प्रेसिडेंट भी क्या कर दे, अप्रूव कर दे, तभी उस बिल को लॉ बनाया जाता है। याद रखना, मनी बिल एक ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में पास होता है, इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता। मनी बिल पे डिस्कशन भी सिर्फ लोकसभा में होगा और डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास। मनी बिल का राज्यसभा से कोई भी लेना देना नहीं होता, यानी कि पैसों से रिलेटेड जो बात है वो सिर्फ लोकसभा में होगी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। लॉ मेकिंग के बाद भाई फाइनेंशियल पावर जो है, सिंपल सी बात है, जो जितनी भी फाइनेंशियल पावर्स है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। बजट जो होता है कि भाई पूरी बजट क्या है कि भाई एक
टर्म के लिए, एक साल के लिए अपनी कंट्री पे कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना इनकम खर्च करना चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट कितना पैसा किस किस एरिया पे लगाएगी, किस किस डेवलपमेंट में खर्च करेगी, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, बजट होता है। तो जो बजट है बेटा, यानी कि पूरी कंट्री का जो बजट होता है वो भी सिर्फ कहाँ पास होता है, आपका पार्लियामेंट में पास होता है। फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं, और अब पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है बेटा कि वो बजट को अप्रूव करे या फिर उसे रिजेक्ट कर दे। तो ये पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अगर जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, बजट को पास करवाने में फेल हो जाती है, तो भाई ये भी होता है कि कभी कभी उसे रिजाइन भी देना पड़ जाता है। सोचो आप, तो इतनी पावर है किसके पास, इतनी पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। तो जो ये बजट वाला जो पूरा मैटर है वो भी पार्लियामेंट में ही बेटा क्या होगा, पार्लियामेंट में उसे प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि बजट ऐसा बनाया है, ये हुआ है, ये चेंज किया है, वो चेंज किया है। अब सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट की मर्जी है, वो बजट को अप्रूव करते हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसके अलावा कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई सिंपल सी बात है, जितने भी मिनिस्टर इसमें बैठते हैं, ठीक है, वो आंसरेबल हैं बेटा पार्लियामेंट के। ठीक है, उसे पार्लियामेंट को आंसर करना पड़ेगा। MP कैन क्वेश्चन एनी मिनिस्टर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी पब्लिक मैटर पर, और जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो यू हैव टू आंसर, आपको आंसर करना पड़ेगा, आपको उस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि आपने कोई भी चीज क्यों की है, कैसे की है, आप उस चीज से छुप नहीं सकते। Can pass or vote of non-confidence against a minister or the prime minister. In that case, entire minister or government has to resign. देखो, मान लो किसी भी मिनिस्टर के लिए भी बेटा नॉन कॉन्फिडेंस आ सकता है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी। नॉन कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास प्रस्ताव, कि हमें ये विश्वास ही नहीं है कि भाई ये इस चीज को अच्छे से संभाल पा रहे हैं। और अगर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ या मान लो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कभी भी अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को लेके आया जाता है, और मान लो पार्लियामेंट में वोटिंग हुई और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो पूरे प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरी मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ता है बेटा, रिजाइन देना पड़ता है। तो ये पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, कि उसका कंट्रोल है पूरी मिनिस्ट्री पर। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल फंक्शन, पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, भाई इसके पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। ये किसके पास पावर है, ये पावर है आपकी पार्लियामेंट के पास, कि वो क्या कर सकती है, इम्पीच कर सकती है। ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, किसी को भी रिमूव कर सकती है, किसी को भी हटा सकती है। तो ये पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसके पास इलेक्टिव फंक्शंस की भी पावर है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के मेंबर को इलेक्ट करती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को भी इलेक्ट करती है, प्रेसिडेंट को करती है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। तो यानी कि चूज करने की भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो आप देख लो कितने भैया, कितना स्ट्रॉन्ग है पार्लियामेंट, कितना पार्लियामेंट को यूनियन लेजिस्लेचर के इक्वल में मान के चलना मेरा बच्चा, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, इसके पास ये भी पावर है कि ये क्या करवाए, पार्लियामेंट में जो सेशंस होते हैं, जो मीटिंग होती है, तो उन मीटिंग को करवाने की भी पावर किसके पास है, इसके पास है। एटलीस्ट ये साल में कम से कम 2 सेशन तो करवाती है, यानी कि एक साल में कम से कम 2 सेशन ये करवाती है। ठीक है, लेकिन उन दोनों सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, यानी कि जो 6 महीने के अंदर ही क्या होते हैं, दोनों के दोनों सेशन होते हैं। ठीक है, बजट सेशन होता है जनवरी में, मॉनसून सेशन होता है जुलाई में, विंटर सेशन होता है नवंबर या दिसंबर में। इसे आप BMW से याद कर सकते हो। ठीक है, B फॉर बजट सेशन, M फॉर मॉनसून सेशन, और W फॉर विंटर सेशन। तो आप इसे BMW से याद कर सकते हो कि भाई सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। कम से कम 2 सेशन तो पार्लियामेंट को बीच में करवाने ही पड़ते हैं, और दोनों सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो पावर हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, किसकी है, यूनियन लेजिस्लेचर की है, दैट्स इट। तो हमने इस चैप्टर में पूरा का पूरा पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ा कि पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर क्या क्या है, भाई सुप्रीम लॉ मेकिंग है, इलेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि
इम्पीच कर सकती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को, मिनिस्ट्री को बुला सकती है। तो इतनी सारी पावर है पार्लियामेंट के पास। तो आपको समझ आ गया कि पार्लियामेंट कितना स्ट्रांग है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, बाय बाय।